हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का नवोदय ट्यूशन 2.0 में। तो आज की हमारी मैथ की 5वीं क्लास होगी, यानी कि 5वां दिन है हमारा आज का। और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा कहना है कि अगर आप नवोदय स्कूल सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं और अगर आप 1 से लेकर 10 तक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चे इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। और जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा कहना है कि अगर आप अपने बच्चे को नवोदय का एग्जाम दिलवाना चाहते हैं और आप बिल्कुल फ्री में उस अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आप सभी इस चैनल से बिल्कुल फ्री में तैयारी करवा सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बैच स्टार्ट किया है बिल्कुल फ्री में, जो कि नवोदय सैनिक स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए है। तो आप सभी बिल्कुल फ्री में अपने बच्चे को नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करवा सकते हैं। तो आपसे मेरा कहना है कि आप अपने बच्चे को नवोदय की तैयारी जरूर करवाएं, बिल्कुल यहाँ से फ्री में आपके बच्चे की तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारी इसमें 4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। उसके बाद में जो अगली हमारी क्लास है 5वीं, इसमें हम सीखेंगे यानी जो आरोही क्रम होता है और अवरोही क्रम होता है उसके बारे में, यानी कि आरोही क्रम किसे बोलते हैं और अवरोही क्रम किसे बोलते हैं। तो आरोही क्रम के बारे में देखते हैं। आरोही क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। और इसकी पहचान क्या बनेगी? संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। यानी कि जो संख्या होती है, मैंने जो इससे पहले क्लास कराई उनमें मैंने पूरा बताया संख्या कैसे कहते हैं, अंक कैसे कहते हैं। तो संख्याओं का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आरोही क्रम कहते हैं। तो आरोही क्रम के लिए जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा, अब आपको पेपर में पूछ लेगा वो एग्जामिनर कि आपको जो संख्या आपको सामने दी हुई है इनका आपको आरोही क्रम बताना है। क्या बताना है? आरोही क्रम। तो आप सभी आरोही क्रम कैसे बताएंगे इसका? देखो, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जो संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम होगा, कौन सा क्रम होगा? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, इसकी मैं आपको लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि आरोही का प्रयोग कब कैसे करना है और अवरोही का प्रयोग कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन करते हैं कि कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है और कौन सा घटता हुआ। ठीक है, तो मैं लास्ट में इसकी आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो मैंने बोला कि संख्याओं का जो बढ़ता हुआ क्रम होता है उसे आरोही क्रम कहते हैं। बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटी वाली संख्या आएगी, उसके बाद में उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार संख्याएं आती जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले आपको सबसे छोटी वाली संख्या ढूंढनी है, वो क्या है? यहाँ पे 0 है। ये क्या होगी? यहाँ पे 0 आ जाएगा। सबसे पहले क्या आएगा? 0। अब 0 के बाद में देखना 0 से बड़ी कौन सी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो 0 यहाँ पे आपने लिख दिया। उसके बाद में क्या है? 2, 2 लिख दिया। 2 के बाद देखो 3 इसमें है नहीं है, 3 तो क्या लिखेंगे? 4 है तो 4 लिख दो। इसके बाद देखो एक एक से आपको संख्याओं को तोड़ना है बस। 5 देखो, 5 इसमें दिख रहा है नहीं है। 6 है इसमें तो 6 को नोट कर लो, 6 को नोट कर लिया। 6 के बाद में इसमें देखो 7 नहीं है। इसके बाद देखो 8 इसमें नहीं है। 9 इसमें देखो 9 लेकिन है, 9 क्या है इसमें? है, तो 9 ले लिया आपने। उसके बाद में 10 नहीं है, इसमें क्या है? 11। अब 11 के बाद में क्या है? 11 के बाद में 12 इसमें नहीं है, 13 है। क्या है? 13। और 13 के बाद में और कोई भी संख्या नहीं दिख रही है, क्या है? सीधा 25। देखो, आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको क्या करना है? संख्या को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और जो आपने आंसर निकाला उसमें भी संख्याओं को गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ऊपर जितनी संख्याएं थी उतनी ही संख्याएं नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कोई भी संख्या इसमें से छोटी नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जिसका क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा जी? इसका आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर है इसका। ये क्या है? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसका उल्टा, बिल्कुल इसका विपरीत क्या होता है? अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम को बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसकी पहचान क्या है? संख्याओं का घटता हुआ क्रम। कौन सा क्रम? यानी जो संख्या होंगी उनका जो घटता हुआ क्रम होगा, यानी सबसे पहले बड़ी आएगी फिर उससे छोटी, यानी कि संख्याएं छोटी होती जाएंगी, तो उस क्रम को हम क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम कहते हैं। उस क्रम को क्या कहते हैं हम? अवरोही क्रम कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको बताया कि संख्याओं को जो घटता हुआ क्रम होगा। अब संख्याओं का घटता हुआ क्रम कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या देखनी होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार ये संख्याएं बनेंगी। तो आपको मान लो इस वाले प्रश्न का क्या बताना है, एग्जाम्पल का आपको अवरोही क्रम निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे अवरोही क्रम? कैसे निकालेंगे इसका? सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखो, क्या है इसमें? 25।
25। 25 से छोटी संख्या देखनी है आपको, इसमें क्या होगी? 25 आ गया। 25 से छोटी देखेंगे तो क्या होगा इसमें आपको, देखो 24 है नहीं, 23 नहीं है, 22 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, क्या है सीधा 20। 20 को नोट करना है। 20 के बाद में और कोई दिख रही है बीच में? नहीं, क्या है सीधा 15 दिख रही है शायद। 15। अब 15 से छोटी देखनी है, देखो ढूंढो, सीधी 9 मिल जाएगी। 9। 9 के बाद में 8 इसमें है नहीं, क्या है 7। 7 के बाद में देखो 6 इसमें नहीं है, 6 के बाद 5 इसमें है, 5 के बाद देखो 4 इसमें नहीं है, फिर क्या है 3। 3 के बाद क्या है इसमें 2। 2 के बाद में क्या है 1। ठीक है, अब संख्या को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 संख्या गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जो हमने ऊपर संख्याएं थी सभी संख्याओं को इसमें से यहाँ पे आ, अवरोही क्रम में लिख दिया है। तो ये क्या हुआ इसका अवरोही क्रम, यहाँ पे क्या लिख देंगे? अवरोही क्रम। ये संख्याओं का क्या हो जाएगा? अवरोही क्रम। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, मैं अब उसको बताऊंगा कि आपको पहचानने के लिए क्या पहचानना है, कैसे पहचानना है। देखो, आरोही में दिख रहा है, आरोही को आपको ऐसे मानना है, आरोही यानी कि आने वाला। आरोही का मतलब आपको क्या मानना है? आने वाला, यानी कि इसमें संख्याएं आगे आती हुई जाएंगी, यानी कि आगे संख्या कैसी होंगी? बड़ी होती हुई जाएंगी। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? असेंडिंग, देखो आरोही में देखो आ दिख रहा है, यानी कि आगे वाली संख्या। असेंडिंग में क्या दिख रहा है? आरोही यानी कि आगे आने वाली संख्या। और देखो असेंडिंग में, असेंडिंग में भी देखो असेंडिंग, यानी कि असेंडिंग का मतलब एक तरह से क्या निकल रहा है? आगे के लिए निकल रहा है। तो देखो इसका मतलब ऐसे आप इसको ऐसे पहचान लोगे। इसमें देखो आरोही क्रम में क्या आगे की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये कैसा क्रम होगा? बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो इस प्रकार आप अच्छे से इसको ध्यान रखोगे ना, तो आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। जैसे अवरोही क्रम में क्या होता है, वो आपने देखा होगा कि अवरोध, जैसे साइंस में एक शब्द होता है अवरोध। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो वो शब्द भी कहां से बना है? यहीं से बना है, अवरोही से। कहां से बना है? अवरोही, यानी कि यहाँ पे क्या दिख रहा है? अवरोही। अब दिख रहा है अवरोही के मतलब अवरोध। आप एक तरह से ये समझ सकते हो इसको, अवरोही को अवरोध मानो। क्या मानो? अवरोध। और अवरोध का मतलब क्या होता है? रोकना। रोकने का मतलब एक तरह से क्या होता है? कम करना होता है। क्या होता है? कम करना। अब देखो डिसेंडिंग में भी क्या होता है? डिसेंडिंग, यानी डिसेंडिंग का मतलब भी क्या होता है? कम करना होता है। असेंडिंग ऊपर, डिसेंडिंग नीचे। असेंडिंग ऊपर और डिसेंडिंग नीचे, इस प्रकार। अवरोही, अवरोही में क्या देगा आपको? अवरोध। अवरोध का मतलब क्या होता है? घटना, कम होना। तो आप इससे पहचान लोगे कि ये अवरोही क्रम को क्या बोलेंगे हम? घटता हुआ क्रम। तो इस प्रकार आप इनको अच्छे से पहचान सकते हैं। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो बच्चे नवोदय की सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं। तो क्योंकि कुछ बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की वजह से वो बैच परचेस नहीं कर पाते हैं और ऑफलाइन भी ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन्हीं बच्चों के लिए मैंने स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। बैच का नाम मेरे का क्या है? नवोदय बैच। कौन सा बैच है ये? नवोदय बैच। ये बैच नवोदय सैनिक स्कूल के बच्चों के लिए है। तो आप सभी उन अपने भाई बंधुओं को इस चैनल के बारे में जरूर बता देना, जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन पैसों की वजह से वो क्लासेस नहीं कर पाते हैं या कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, तो उनको आप इस चैनल के बारे में जरूर बता देना। तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से अच्छे से नोट कर लो। तो उसके बाद में मैं आपको इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखाऊंगा, नोट पॉइंट लिखाऊंगा, कुछ फॉर्मूले लिखाऊंगा। तो आपको इससे क्या होगा कि जब आप उनको अच्छे से कर लोगे, तो जब आप हम क्वेश्चन करेंगे, यानी कि इस चैप्टर के क्या करेंगे? क्वेश्चन, तो आपको कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। और जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वाली क्लासें नहीं ली है, 4, ये 5वां दिन है हमारा, 5 डे। तो इससे पहले 4 डे हो चुके हैं हमारे। तो आप उन सभी क्लासों को जरूर अच्छे से पढ़ लेना, जिससे कि आपको ये आगे वाली क्लासें भी समझ में आएगी, और जब हम एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो आप सभी क्या करो, पहले इसको जो मैंने अभी कराया है इसको अच्छे से पहले नोट कर लो। और आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि ये मुझे समझ में नहीं आया है, और मैं आपको उसका अगली क्लास में आंसर दे दूंगा, आप जो पूछोगे उसका। ठीक है, तो आप पहले इसको अच्छे से नोट कर लो।
तो आप सभी बच्चों ने वो डेफिनेशन अच्छे से नोट कर ली होंगी। उसके बाद में जो मैं आपको सबसे पहले लिखाऊंगा कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला, यानी कि आपको जो हम जब हम एक्सरसाइज करेंगे यानी प्रश्न करेंगे तो आपको इन फॉर्मूले जो मैं लिखा रहा हूँ यानी कि फॉर्मूले यानी इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जी, आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखाया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, यानी कि ऐसे मान लो प्रथम n का मतलब ये कि प्राकृत संख्या यानी कहां से स्टार्ट होती है, एक से, तो एक से लेके जहां तक जो संख्याएं जाएंगी वहां तक उन संख्याओं को हमें अगर योगफल निकालना होगा तो उसका योगफल निकालने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है, n कोष्टक में n+1 बट्टे में 2, यानी जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को वहां पे लगाना है और आपका आंसर फटाफट से वहां पे निकल आएगा। ठीक है, देखिए अगर नॉर्मल आप वहां पे अगर गिनने जाओगे, जैसे मान लो आपसे बोल दिया कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताओ, यानी 10 प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 1 से लेकर 10 तक संख्या लिखनी होंगी और उसके बाद में संख्याओं को निकालना होगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से निकालोगे तो आपको सीधा n की जगह पे 10 का प्रयोग करना होगा और वहां पे बस कैलकुलेशन से करनी होगी थोड़ी सी और आपका आंसर फटाफट से आ जाएगा। तो जो आप इसकी आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस अगली क्लास में यानी जो 6th क्लास होगी उसमें इसके हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। इसमें पूरा जो चैप्टर मैंने इसकी थ्योरी करवाई है और इसमें जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने लिखाए हैं इनसे आपको मिलते जुलते प्रश्न जो पेपर में मिलेंगे और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे भी आपको इनसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको फॉर्मूला बताया, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो योगफल होगा वो क्या होगा, n कोष्टक में n+1 बट्टे में 2। उसके बाद में आपसे पूछ रहे हो प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल, किनका, सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो वहां पे आपको फॉर्मूला लगाना है n कोष्टक में n+1, n कोष्टक में n+1। उसके बाद में तीसरा फॉर्मूला लगाया प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल, कौन सी वाली विषम संख्या होंगी उनका जब योगफल निकालेंगे तो उसके लिए आपको सीधा प्रयोग करना है n² का, n पे घात 2 का प्रयोग करना है। इसके बाद मैंने अगला फॉर्मूला आपको लिखाया x के प्रथम n गुणजों का योगफल। ठीक है, यानी कोई संख्या होगी मान लो 10 है और उसके n गुणज का मतलब मान लो उसके 5 गुणज हैं, ठीक है, तो उनका अगर आपको योगफल निकालना होगा तो आपको इस फॉर्मूले से निकालना है x n कोष्टक में n+1 बट्टे में 2, इस फॉर्मूले को वहां पे आपको लगाना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले यहाँ पे लिखाए हैं इनको आपको लेकर कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके एग्जाम्पल हम अगली क्लास में यानी 6th क्लास होगी यानी 6th डे होगा हमारा उसमें हम करेंगे। तो आप अभी इन फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लेना, तो इनके एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे तो आपको जो फॉर्मूले हैं अच्छे से वहां पे याद भी हो जाएंगे। तो इसके बाद में जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है ये एक नोट पॉइंट है एक तरह से, कि अगर कोई भी संख्या हो यानी कि n पे घात 0 बराबर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ जो n है कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या यानी कि कोई भी संख्या हो, जैसे मैंने माना कि कोई 11 है और 11 के ऊपर घात आपने 0 लगा दी तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लो आपने -9 के ऊपर घात क्या लगा दी, 0 लगा दी, -9 के ऊपर घात क्या लगा दी आपने, 0, तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि कोई भी संख्या हो 1 2 3 माइनस की प्लस की, तो उसका जब आप क्या निकालोगे, जब आप उस पर घात 0 लिख दोगे, अगर आप उसका कोई मान निकालोगे तो वहां पे उसका मान हमेशा क्या आएगा, उसका मान वहां पे हमेशा 1 आएगा। क्या आएगा, उसका मान वहां पे हमेशा 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कोई भी आपसे कोई बोले कि आप बताओ कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है उसके लिए मैंने आपको ध्यान होगा मैंने आपको अंक लिखाए थे। अंक कितने होते हैं, 0 से लेके कहां तक होते हैं, 9 तक होते हैं। क्या होते हैं अंक, कहां से होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं। कहां तक होते हैं, 9 तक। तो इन अंकों से ही संख्या बनती है, इन अंकों से ही संख्या बनती है। तो ये बताओ सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। तो आपको उस 9 के अंक का ही प्रयोग वहां पे करना है। ठीक है, क्या आपसे कोई बोले मान लो कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, आपसे किसी ने बोला कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, आपको 2 9 के यानी 2 अंक किसके प्रयोग करने हैं, 9 के, और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी,
99 यानी कि 99। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे आपको प्रश्न यहाँ पे आंसर देना होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जीरो है, जीरो का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर आप जीरो का प्रयोग करोगे तो वहां पे कोई भी संख्या नहीं बन पाएगी, वो क्या रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा। जैसे मान लो मैं क्या समझाऊंगा आपको कि मान लो मैंने बोला कि दो ही अंकों की, मान लो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो अगर आप लिख दोगे 0 और 0, ये तो कोई संख्या बनी ही नहीं, ये क्या है, जीरो है। क्या है ये, जीरो। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए क्या करना है कि जो पहला वाला अंक होगा, दहाई का अंक, ठीक है, यानी कि इसमें जो पहला वाला अंक होगा आपका, ठीक है, वो अंक आपको 1 लेना है। क्या लेना है, 1। और उसके बाद में जितने भी जो अंक आएंगे वो किसका प्रयोग करना है, वहां पे 0 का प्रयोग करना है। जैसे मैंने मान लो आपसे बोला तो चलो बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो पहले आप देखो 3 अंकों के लिए बनाना, 3 लाइन खींची आपने, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखनी है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो मैंने आपको बोला जो पहला अंक है उसको ये जगह पे आपको 1 का प्रयोग करना है, और जो बाकी की जगह बचेंगी उस यहाँ पे वहां पे आपको किसका प्रयोग करना है, सीधा 0 का प्रयोग करना है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, 100 होगी, यानी कि 100। तो आपको इसी प्रकार वहां पे संख्याओं का प्रयोग करना है। ठीक है, सबसे बड़ी के लिए तो कोई डाउट है ही नहीं, इसमें तो केवल 9 का प्रयोग करना है, केवल 9 के जितने भी अक्षर आएंगे उनका प्रयोग करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। लेकिन सबसे छोटी के लिए किसका प्रयोग करना है, 1 का प्रयोग करना है, और किसका प्रयोग करना है, 0 का। यानी 2 संख्याओं का प्रयोग करना होता है किसके लिए, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, 2 अंकों का प्रयोग करना होगा, 1 का और 0 का। इसके बाद मैंने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये प्रश्न, ये आपके लिए ऐसे नोट पॉइंट है जो आपको पेपर में सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे। इनसे आपसे एग्जामिनर पूछेगा बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, इसकी भी डेफिनेशन आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक इससे पहली क्लासें नहीं ली हैं वो जरूर पिछली वाली क्लासों को पढ़ ले, जिससे कि उसे ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। मैंने पूरा जो संख्याओं के प्रकार होते हैं वो पूरा करा दिया, और जितनी भी जो पद्धतियां होती हैं यानी कि संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वो भी मैंने करवा दिए हैं। और ये आज थ्योरी के लास्ट यानी लास्ट क्लास है थ्योरी की। ये इसके बाद में अगली क्लास यानी 6वीं क्लास से हम करेंगे इसके एग्जाम्पल, और अच्छे से फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी वो क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। आपको ये याद रखना है, आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से ही स्टार्ट होती है। इसके बाद जो मैंने अगला आपको नोट लगाया, ये आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट नोट है। आपको इस नोट से तो मैं बता रहा हूं 100% आपको पेपर में प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। आपको ये तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ये क्या है आपके लिए, वेरी इंपोर्टेंट, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ये नोट आपको सुनो पहले। क्या, जैसे आपको पूछे 1 से 100 तक अभाज्य संख्या बताओ, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या पूछे, तो आपको क्या करना है, यानी कि जैसे नॉर्मल कितनी होती है, 25 होती है। कितनी होती है, 25। चलो इसको तो आप याद रख लोगे कि आपसे पूछ रहे कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपको बता देना होगा 25। लेकिन आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि आप उसे पता है कि सभी बच्चों को ये वाला आंसर पता चल चुका है, तो वो ऐसा प्रश्न तो बाई चांस ही पूछेगा, यानी कि 1 से लेकर 100 तक। आपसे वो पूछेगा कि बताओ 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो आपको देखो इस ट्रिक का कैसे यूज करना है, इस ट्रिक का कैसे यूज करना है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। मैंने आपके सामने 4 डिजिट लिखे हैं, कितने अक्षर लिखे हैं, 4 अंक लिखे हैं। देखो जो पहला अंक है, आप ये बताओ 100 को, जैसे 4 अंक है ये, तो जैसे 100 को आपको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। 100 को कितने में, 4 अंक को 4, 100 के यानी कि 4 भाग कर लेने हैं, यानी कि 25 25 25 और 25। ठीक है, तो आपसे पूछे सबसे पहले वो कि 1 से लेके 25 तक, कितने से लेके 1 से 25 तक कितनी होंगी, 9 होंगी। अगर आपसे वो पूछ ले कि बताओ 25 से 50 तक कितनी होंगी, 6 होंगी। उसके बाद आपसे पूछ ले, मान लो पूछ ले कि बताओ 50 से लेके 75 तक कितनी होंगी, तो 6 होंगी। अगर आपसे वो पूछ ले कि 75 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो होंगी 4। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है
कि 1 से लेके 25 तक होंगी 9, 25 से 50 तक होंगी 6, 50 से 75 तक होंगी 6 और 75 से 100 तक होंगी 4। ठीक है, अगर आप वो इनसे मिले हुए प्रश्न भी पूछ सकता है, जैसे पूछ लेगा वो आपसे सीधा सीधा पूछ ले, बताओ 25 से लेके ऐसे पूछेगा 25 बताओ 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 100 तक आपको ये पता है कि 50 से लेके 75 तक 6 और 75 से लेके 100 तक 4, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10। और जी मैं आपको जब एग्जांपल कराऊंगा, आपको जो एक्चुअली प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं नवोदय के, वहां से भी आपको मैं प्रश्न करवाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा पूरा लेवल कि जो नवोदय में एग्जामिनर प्रश्न पूछता है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछता है। तो बस आपको अच्छे से इस चैनल से जुड़े रहना है और अच्छे से बस पढ़ना है। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक को याद रखना है। 1 से लेकर 25 के लिए 9, 25 से 50 तक 6, 50 से 75 तक 6 और 75 से 100 तक 4। इसके बाद मैंने अगला नोट लगाया, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है, ये प्रश्न आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी आपके लिए कैसा है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये वाला प्रश्न सभी को पता चल चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है? 2। ये वाला किसी को नहीं पता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। क्या होती है? 4। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी, क्योंकि जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो कहां से स्टार्ट होंगी? 4 से होंगी। इसके बाद जो मैंने तीसरी क्लास कराई, उसमें मैंने बताया था, दूसरी क्लास में मैंने बोला था कि जो एक के बारे में मैंने बोला था कि एक क्या होता है। एक के बारे में सुनो, एक क्या होता है, यानी कि जो एक यानी कि 1, एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो आपको प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ एक कैसी संख्या है, एक कैसी संख्या है। आपको प्रश्न नीचे ऑप्शन दे देगा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या के बताओ के ना भाज्य ना अभाज्य संख्या। तो आपको वहां पे कैसा आंसर देना है? आपको वहां पे आंसर देना है न भाज्य ना ही अभाज्य। तो एक जो होता है वो ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। आपको ये वाला नोट भी बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने अगला नोट लिखाया आपको, ये मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी दोबारा से बता दे रहा हूं, क्योंकि जो मैंने नोट बोर्ड लिखा है तो यहाँ पे भी इसको आपको मैं लिखा दिया मैंने। तो शून्य के बारे में है जी, शून्य का जातीय तथा स्थानीय मान, यानी शून्य जो होता है यानी कि जीरो का आप स्थानीय मान निकालो चाहे जातीय मान निकालो, यानी कि फेस वैल्यू निकालो चाहे प्लेस वैल्यू निकालो, वो हमेशा के लिए क्या होगी? शून्य ही होगी, यानी कि 0 ही होगी। शून्य का स्थानीय तथा जातीय मान हमेशा शून्य ही होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद जो पेपरों में आजकल जो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो वहां पे आपको ये वाला प्रश्न मिल जाएगा। आपसे वो पूछेगा सबसे छोटी सम तथा अभाज्य संख्या बताओ। ये वाला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो आपको बहुत कम पूछेगा, लेकिन ये वाला पूछ लेता है, क्योंकि इस वाले में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसमें दो कंडीशन दे देता है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे? सबसे छोटी आपको बतानी है, सबसे छोटी भी होनी चाहिए। पहली बात क्या? सबसे छोटी होनी चाहिए। दूसरी बात सम होनी चाहिए। तीसरी बात अभाज्य होनी चाहिए, यानी 3 कंडीशन है इसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन को पूरा कौन करता है? एकमात्र संख्या ऐसी क्या है? केवल 2 है। क्या है? 2। अभाज्य पूछे तब भी क्या है? 2। और सबसे छोटी सम, अभाज्य और छोटी पूछे तो भी क्या होगा? उसका आंसर भी हमेशा क्या होगा? 2 ही होगा। क्यों? देखो, आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। तो देखो, जब हम अभाज्य संख्या लिखते हैं तो वह संख्या कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहले सबसे छोटी की बात होगी तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? देखो यहाँ पे बताता हूं मैं, यहाँ पे देखो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो, सबसे पहले 1 आएगा, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। जैसे मान लो हमने संख्या स्टार्ट की। इसके बाद पहली कंडीशन मान लो सबसे छोटी की 0 ने पूरी कर ली। किसने पूरी करी? 0 ने, यानी सबसे छोटी 0 तो हो गई। उसके बाद में सम, अब सम की बात करें तो 0 क्या होती है? एक सम संख्या होती है। ये भी इसकी कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, ये भी पूरी हो गई। इसके बाद में बोला उसने अभाज्य, लेकिन जो आपने देखा कि 0 है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये वाला आंसर इसका हट गया। इसके बाद में हमने 1 देखा, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। इसके बाद देखेंगे हम 2। अब 2 को देखते हैं। अब देखो 2 सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि ये वाला तो गलत हो चुके हैं, ये वाले तो ऑप्शन होंगे नहीं आपके लिए। ठीक है, ये तो गलत हो गया।
तो सबसे छोटी अब क्या है 2, तो सबसे छोटी 2 हो गई। उसके बाद में देखना 2 कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, सही बात है। उसके बाद देखा तुमने अभाज्य, सब अभाज्य भी कौन है, 2 एक अभाज्य संख्या भी है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है 2। तो आप बच्चे समझ गए होंगे कि सबसे छोटी अगर आपसे पूछे सम अभाज्य संख्या तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 2 होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। तो इस क्लास को मैं अब यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि मैंने इसमें जो पूरा नोट पॉइंट थे वो पूरे लिखवा दिए, और जो मैंने 1-2 डेफिनेशन बची थी आरोही और अवरोही क्रम उसके बारे में भी मैंने बता दिया, और उसकी प्रश्न भी हम आगे एक्सरसाइज में कल करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मेरी जो प्रत्येक वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको भी दबा लेना, जिससे कि जो मेरी प्रत्येक वीडियो होगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं और नवोदय की तैयारी करना चाहते